हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं घटना सूत्र की इस पहल में आप सभी का स्वागत करता हूँ, जहां हम चर्चा करते हैं डेली करंट अफेयर्स की या दैनिक समसामयिकी, जिसे हम कहा कहते हैं। इन करंट अफेयर्स में हम क्या देखते हैं, इस पर अगर हम नजर डालें तो हम ट्राई करते हैं यहाँ पे कि इकोनॉमिक्स टाइम्स, पीआईबी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में जो भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है खासतौर पे यूपीएससी के लिए, इसके अलावा स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए या एसपीएससी एसपीसीएस के बारे में बात करें, उनके लिए जो भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड, उस पर हम चर्चा करें। तो यहाँ पर हम इसके बारे में देखते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल इस पर हम चर्चा करें। तो सबसे पहले नजर डालते हैं प्रीलिम संबंधी कौन कौन से आर्टिकल। तो पहला आर्टिकल आज बात करेगा भारत का लक्ष्य क्या है। दूर संचार प्रणाली या टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जो आर्टिकल है, ज्योतिरादित्य जो सिंधिया हैं, उनका एक इंटरव्यू था, उस दौरान आया है। तो 5G टेक्नोलॉजी, 6G टेक्नोलॉजी के बारे में भारत किस तरह से प्रगति कर रहा है, खासतौर पर 6G को लेकर यहाँ पे आर्टिकल, इसको हम देखेंगे। फिर ब्राजीलिया में अभी 9th जो ब्रिक्स इंडस्ट्रियल जो मिनिस्टर्स हैं इंडस्ट्रीज की, उनकी बैठक हुई है। यहाँ पे भारत की भागीदारी के बारे में पीआईबी पे आर्टिकल आया है, इसको हम देखेंगे। तीसरा आर्टिकल कोलेजियम सिस्टम के बारे में है, द हिंदू में, इसे हम देखेंगे। चौथा आर्टिकल माइक्रो फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, जो कहीं ना कहीं अगर आप देखें अभी माइक्रो फाइनेंसिंग में लोन जो दिए जा रहे हैं, उनकी रिकवरी प्रॉपर नहीं हो पा रही है, उससे संबंधित इकोनॉमिक्स टाइम्स में, इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल है। फिर हम बात करें यहाँ पे आईएमडी का जो फोरकास्ट सिस्टम है, जिसमें वो चेतावनी देता है, चाहे हम मानसून के बारे में देखें, क्लाइमेट के बारे में, है ना। इसके अलावा जो आपदा या कोई डिजास्टर आने वाले उसके बारे में उस संबंध में देखेंगे। फिर ट्रम्प का स्टेटमेंट है पुतिन को लेकर, कि जो ट्रम्प कहीं ना कहीं अभी वॉर को एक्सीलेट और कर रहे हैं इस संबंध में, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा सा देखेंगे। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। फिर सातवां आर्टिकल बात करेगा जो मेंडल थ्योरी है, मटर से संबंधित, उसको लेके क्या डेवलपमेंट हुई है, द हिंदू में आर्टिकल था, उसे देखेंगे। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू कुछ आर्टिकल देखेंगे, जैसे महिलाओं में एनीमिया की समस्या, तो महिलाओं का जो मुद्दा है, सोशल जस्टिस जीएस पेपर 2 का जो पार्ट है, उसमें हम यहाँ पे इसको देखेंगे। फिर स्वतंत्रता के प्रहरी के रूप में बेसिकली जो न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास ओका हैं, उन्होंने बहुत अच्छे डिसीजन कुछ दिए थे, उसकी यहाँ पे चर्चा की गई है। चाहे आर्टिकल 21 को लेके हो, फिर राइट टू एजुकेशन को लेके हो, है ना। फिर इसके अलावा जो, अगर आपने एक स्टेटमेंट सुनी होगी कि जेल, अगर आप देखें तो एक्सेप्शन में होना चाहिए, रूल नहीं होना चाहिए जेल करना, बेल रूल होना चाहिए। तो इस संबंध में स्टेटमेंट है। फिर मानसून के बारे में कुछ है आर्टिकल, उसे हम यहाँ पे देखेंगे। तो आज बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं आज के पहले आर्टिकल की, जहाँ पे बात करें भारत का लक्ष्य दूर संचार को सर्वव्यापी बनाना, यूनिवर्सल बनाना, जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन है। इसके अलावा जो डिजिटल रोड मैप है हमारा, उसमें जो कंज्यूमर है उनकी भी सुरक्षा हो, इस बात को इंश्योर करना। यहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उनका एक इंटरव्यू था, उस संबंध में ये यहाँ पे बात की गई है। अब ऐसा क्यों हुआ कि अभी आप देखेंगे इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन हुआ, मोबाइल कांग्रेस का आयोजन कब हुआ, 2025 का भी आयोजन हुआ है। ठीक है। और उसमें उन्होंने जो अपना इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने बात की कि कंज्यूमर सेफ्टी को भी सुनिश्चित करना हमारा पर्पज है और टेली कम्युनिकेशन को बेहतर करना भी हमारा पर्पज है। साथ ही उन्होंने बताया कि 6G को लेकर हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। 5G को लेकर आपको पता है कि भारत में बहुत ज़्यादा विस्तार ऑलरेडी हो चुका है। नल मंडल कार्यक्रम के बारे में उन्होंने बताया कि जहाँ अवेयरनेस को लेकर, डिजिटल एजुकेशन, इसको लेकर यहाँ पे बात चल रही है और भारत 6G को लेकर कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर इंटरनेट उपयोगकर्ता के संबंध में भी उन्होंने कुछ आंकड़े बताए। जैसे उन्होंने बताया कि लगभग 95.44 करोड़ के आसपास, 95.44 करोड़ अभी इंटरनेट यूजर्स हैं भारत में, है ना। और 2024-25 में लगभग 117 करोड़ के आसपास डाटा पहुंचेगा। ये बेसिकली मार्च का डाटा था, है ना? और जो बढ़कर आप देखें 117 करोड़ हो जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने बताया। साथ ही बताया कि 6G को लेकर भारत का जो अलायंस है अमेरिका के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, साथ ही अगर आप देखेंगे जो जापान के साथ, अन्य देशों के साथ हमारा दिखाई देता है। सेमीकंडक्टर को लेके भी उन्होंने बताया। फिर सेमिकॉन इंडिया का जो बजट है, उस संबंध में उन्होंने बताया कि लगभग 76,000 करोड़ रुपए हमारा बजट है। अब इस संबंध में ये तो उन्होंने बात बताई प्रेजेंट में, अगर हम इसको हिस्टोरिकली कनेक्ट करने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि 1851 के आसपास की बात है। भारत पहली बार टेलीग्राफ सर्विस भारत ने यहाँ पे शुरू की थी। यहाँ पे उसके बाद आप देखेंगे कि 1881 आता है, जहाँ पे टेलीफोन सेवा शुरू की जाती है। कहाँ पे? कोलकाता में शुरू की जाती है, कोलकाता। फिर एमटीएनएल के बारे में आपने सुना होगा, लगभग 1984 के आसपास एमटीएनएल को स्टार्ट किया जाता है भारत में। एमटीएनएल को बेसिकली दिल्ली में इस्टेब्लिश किया जाता है, दिल्ली मुंबई में। और 1994 में फर्स्ट टाइम पे ऐसा होता है कि जो न्यू टेलीकॉम पॉलिसी आती है, जो टेलीकॉम दूर संचार से संबंधित होती है, जिसमें निजी कंपनियों की जो एंट्री है उसके बारे में यहाँ बात होती है। बाद में 99 आता है, और 99 में जो निजी कंपनियां हैं किस तरह से रेवेन्यू शेयरिंग की बात करेंगी, राजस्व को साझा करेंगे, इस संबंध में भी यहाँ पे बात होती है। तो टेलीकॉम कम्युनिकेशन से संबंधित 1999 में
फिर से अगर आप देखें रिवाइज किया जाता है जो न्यू टेलीकॉम पॉलिसी है उसको। फिर 2008 का समय आता है, 2008 में आप देखेंगे भारत में 3G सर्विसेज की शुरुआत होती है। 2012 का समय आता है जहाँ पे 4G सर्विसेज कोलकाता में स्टेब्लिश होता है। और फिर 2022 में आप देखेंगे 5G सेवाएं यहाँ पे शुरू होती है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे भारत का विजन, और 2030 तक विजन है कि जो 5G 6G सर्विसेज हैं उनको भी यहाँ पे शुरुआत की जा सके। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो टेलीकम्युनिकेशन का इतिहास यहाँ पे एक नज़र में हमने यहाँ पे देख लिया। अब इसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारी पहल भी की हैं। यहीं पे अगर हम देखें कुछ यहाँ पे पहल के बारे में देखें तो भारत सरकार ने देखिए भारत नेट स्कीम के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें ग्रामीण पंचायतों को आप देखेंगे इंटरनेट से जोड़ने की सेवाएं शुरू की हैं। इसके अलावा पीएम वाणी योजना के बारे में आपने सुना होगा, जो वाईफाई पब्लिक स्पेस है, जो पब्लिक प्लेसेस हैं उसमें वाईफाई लाने की व्यवस्था है। साथ ही एफडीआई आप देखेंगे टेली कम्युनिकेशन सेक्टर में 100% हो गया है, जिसमें जो 74% जो एफडीआई है वो कैसे है, ऑटोमेटिक रूट से है, ऑटोमेटिक रूट से। टेली कम्युनिकेशन के बारे में ये कुछ बातें हैं यहाँ पे। अब इसके अलावा देखें जो भारत में लेटेंसी की प्रॉब्लम है, लेटेंसी के बारे में आपको पता होगा कि नेट जो न्यूट्रलिटी की समस्या होती है, और जो लेटेंसी मतलब स्लो, अगर आप देखें इंटरनेट का होना अलग अलग जगहों में, अलग अलग इंटरनेट का होना है, अलग अलग स्पीड का होना, ये सारी थोड़ी समस्याएं देखी जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर आप ओवरऑल देखें तो कहीं ना कहीं जो मार्ग प्रगति के दिखाई देते हैं। बेसिकली GS3 का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला टॉपिक है उसमें ये आर्टिकल कवर होता है। यहाँ पे टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के यूनिट्स में आता है, जहाँ पे एनर्जी, पोर्ट्स, रोड, एयरपोर्ट, रेलवे और साथ ही टेली कम्युनिकेशन की बात होती है। इस संबंध में हमने यहाँ पर देखा। अब आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, ब्राजीलिया में 9th ब्रिक्स इंडस्ट्रियल जो समिट हो उसके बारे में। तो यहाँ पे पीआईबी में आर्टिकल है, इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बेसिकली पर्पस क्या है, ब्राजीलिया के जो ईटा माराठी पैलेस है वहाँ पर 9th जो इस समिट हो रहा है उसमें क्या बात हुई कि इंक्लूसिव बनाना, सस्टेनेबल बनाना, खास तौर पे ग्लोबल साउथ या वैश्विक दक्षिण को लेके, ये ग्लोबल साउथ जिसे कहा जाता है, वैश्विक दक्षिण को सस्टेनेबल बनाना है ना, हर एक तरह से यहाँ पे बात हो रही है। ये तो बात हो रही है कि इसकी ब्रिक्स समिट हुआ। अब ब्रिक्स समिट कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे ब्राजीलिया में, ब्राजीलिया। अब अगर हम बात करें यहाँ पर ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा नजर डालें, कुछ इसमें अलग तो आर्टिकल नहीं है, इसमें खास तौर पे थोड़ा सा बात है कि एमएसएमई वगैरह के बारे में बात है, उसे हम यहाँ पे देखेंगे। पर सबसे पहले थोड़ा सा ब्रिक्स पर नजर डाल लेते हैं। और हम पाते हैं ब्रिक्स के बारे में अगर हम देखें स्टैटिक थोड़ा सा यहाँ पे नजर डालें, तो आप पाएंगे कि 2001 में अगर आप देखें यहाँ पर, तो 2001 में गोल्डमैन सैक्स नामक जो एक, अगर आप देखें मैगजीन है या संस्था है, उसके जो एक अर्थशास्त्री जिम ओनील ने ब्रिक्स शब्द को स्टैब्लिश किया था। सबसे पहले उन्होंने सोचा था इसके बारे में, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चाइना होंगे। फिर आप देखेंगे इसकी जो बैठक होती है 2006 में होती है, और 2009 में आप पाएंगे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस में होता है, यकार्टिंगबर्ग नामक सिटी में। फिर उसके बाद 2010 का समय आता है, 2010 में इसमें एस को शामिल किया जाता है, बेसिकली साउथ अफ्रीका को शामिल किया जाता है ना। तो 2010 में इसे बना दिया था ब्रिक्स। अब ब्रिक्स का पर्पस क्या था यहाँ पे, कि जो वैश्विक जो आर्थिक शासन है, मतलब ग्लोबली जो इकोनॉमिक गवर्नेंस है, उसको कहीं ना कहीं बेहतर करना ब्रिक्स का पर्पस था। इसके अलावा और क्या पर्पस था, कि जो डेवलपिंग कंट्री इनकी आवाज बनना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे ब्रिक्स के अगर कंपैरेटिव आप वेस्ट में जो संस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं वेस्ट को फोकस करती हैं। और एशिया में इसके स्टैब्लिश होने का मतलब ही था कि एशिया की जो डेवलपिंग कंट्री है, साथ ही साथ ग्लोबल साउथ में जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उन पे यहाँ पे फोकस किया जाए, मल्टीलेटरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, इन्वेस्टमेंट को, ट्रेड को यहाँ पे बढ़ावा देने की यहाँ पे बात हुई थी। फिर और इसी के अंतर्गत कुछ संस्थाओं की शुरुआत होती है। अगर हम बात करें ब्रिक्स के अंतर्गत, तो ब्रिक्स के अंतर्गत अगर कुछ संस्थाओं की बात करें तो एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक को स्टेब्लिश किया जाता है 2014 में। और इसका कार्य बेसिकली ये होता है कि जो भी सदस्य देश हैं उनको डेवलपमेंट के लिए लोन देना, है ना, डेवलपमेंट लोन प्रोवाइड करना, यहाँ पे एनडीबी का कार्य होता है। एनडीबी एनडीएफ नहीं, एनडीबी की बात होती है। फिर यहीं पे बात होती है कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट की 2014 में, कि आपातकाल में किसी देश को कोई समस्या आती है, पेमेंट क्राइसिस है, तो यहाँ से उसको पैसा मिल जाएगा। फिर इसके अलावा ब्रिक्स थिंक टैंक है 2013 में, अगर आप देखें इस्टेब्लिश होता है। और ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल की भी शुरुआत होती है 2013 में, काउंसिल। अगर हम बात करें ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ में नजर डालें, तो आप यहाँ पे पाएंगे कि लगभग 40% जो पॉपुलेशन आबादी है दुनिया की वो ब्रिक्स कंट्रीज में रहती है। अब ब्रिक्स का विस्तार भी है उसको भी देखेंगे यहाँ पर। और 32% अगर आप देखें जीडीपी पीपीपी के हिसाब से यहाँ पे ब्रिक्स देशों के पास है। अब 2023 में क्या हुआ अगर आप देखिए, 2023 में ब्रिक्स कुछ को थोड़ा सा एक्सपेंशन किया गया, 2023 में एक्सपेंशन हुआ। और इसमें आप देखेंगे कुछ और कंट्रीज को शामिल किया गया, जैसे ईरान को शामिल किया गया। फिर आप देखेंगे सऊदी अरब को यहाँ पे शामिल किया गया, सऊदी को शामिल, यूएई को शामिल किया गया, इजिप्ट को शामिल यहाँ पे किया गया।
इथियोपिया और अर्जेंटीना, कुछ ऐसी ऐसे देशों को यहाँ पे शामिल किया गया और ब्रिक्स का बेसिकली यहाँ पर विस्तार हुआ। हालांकि कुछ क्रिटिसिज्म भी यहाँ पे देखने को मिलता है ब्रिक्स का, कि जैसे अगर आप देखें इंडिया चाइना के बीच विवाद है तो कहीं ना कहीं एकजुटता दिखाई नहीं देती है। फिर आतंकवाद को लेकर अगर आप देखें एकजुटता नहीं दिखाई देती, बहुत सारे चैलेंज दिखाई देता है। फिर ओवरऑल यहाँ पे ब्रिक्स का रिलेवेंस तो यहाँ पे बनता है। अब हम बात करें इसी में, बात ये हो रही है कि एमएसएमई भारत ने जो ध्यान दिया उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि लगभग 6 करोड़ के आसपास पंजीकृत भारत में एमएसएमई है, जिसमें कहीं न कहीं 25 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेटेड समिट था, तो एमएसएमई को रिलेटेड जो ब्रिक्स कंट्रीज में डाटा है, उसको आपस में शेयर किया गया, है ना? तो इस संबंध में बात हुई। साथ ही अगर आप देखेंगे, 4 सिद्धांतों पर भारत ने फोकस किया है। यहाँ पर आप देखेंगे 4 सा, 4 से कौन-कौन सा? सहयोग की बात करें, सहयोग है, सामंजस्य है, सामंजस्य है, समग्रता है, समग्रता, और सर्वसम्मति, सर्वसम्मति। सभी लोग सहमत हो, कोऑपरेशन हो, है ना, कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, कॉम्प्रिहेंसिवनेस हो। इस तरह से यहाँ पे 4 चीजों पर बेसिकली ब्रिक्स ने इस बार फोकस किया है। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम में शीर्ष अदालत को लेके कुछ बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है। अब यहाँ पे 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है, तो यूपीएससी ये तो नहीं पूछेगा कि कौन कौन से न्यायाधीश कहाँ कहाँ नियुक्ति हुई है, स्टेट सिविल सर्विसेज में पूछा जाता है। लेकिन आप यहाँ पे बेसिकली अगर जान लें तो क्या जान सकते हैं, आप यहाँ पे ये जान सकते हैं कि जो अध्यक्षता इसकी की थी कॉलेजियम की, डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में हुई थी। और 3 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अगर आप देखें, हाई कोर्ट के जो जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीशों के नाम पर सर्वोच्च न्यायालय में उनको क्या किया गया है, पदोन्नति दी गई, प्रमोशन दिया गया, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। और अगर हम बात करें कौन कौन है, तो न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया है, न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई है, न्यायमूर्ति ए एस चंदूरकर है। इनकी यहाँ पे नियुक्ति की गई है। लेकिन अगर हम बात करें इसमें स्टैटिक क्या जो जुड़ा हुआ है, स्टैटिक पॉइंट्स यहाँ पे क्या है, तो आप यहाँ पे नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 124 की बात करें, तो आर्टिकल 124 के बारे में बात करें, 124(2) और 217, 217 किसकी बात करता है? सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति की बात करते हैं, अपॉइंटमेंट की बात करते हैं कि जजेस की अपॉइंटमेंट कहाँ पे होगी? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में होगी। अब इसके अलावा यहाँ पे यह बात हो रही है कि ये जो अपॉइंटमेंट होती है, ये एडवाइस की जाती है किसके द्वारा? कॉलेजियम द्वारा। कॉलेजियम क्या करता है? एडवाइस करता है किसको? राष्ट्रपति को। कॉलेजियम सलाह देता है किसको? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है ना? खासतौर पे दोबारा कर दे दी जाए तो सलाह देता है किसको? राष्ट्रपति को इस संबंध में। ठीक है। जिसको भी उचित समझे वो दे सकते हैं। अब लेकिन जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको लेके काफी विवाद रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देख कॉलेजियम व्यवस्था के माध्यम से जज ही जजों की नियुक्ति कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव पावर है अपॉइंटमेंट को लेकर। इस संबंध में विवाद रहता है। अभी कॉलेजियम सिस्टम संविधान में इतना विस्तार से तो था नहीं है ना, ऐसे अपॉइंटमेंट की बात तो नहीं थी, तो इसका विस्तार हुआ किसमें? फर्स्ट जजेस केस आप देखेंगे 1981 में, आप देखेंगे एसपी गुप्ता हुआ था। एसपी गुप्ता, इसमें बेसिकली क्या निर्धारित किया गया कि जो न्यायिक नियुक्ति है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट है या ट्रांसफर है, भारत के सीजीआई के सुझाव को प्रेफरेंस दिया जाएगा, है ना? लेकिन अगर कोई बहुत ठोस कारण है तो इसे मना भी किया जा सकता है। ठीक है ना? मतलब फर्स्ट जैसे केस में ये बोला गया कि ठीक है, जो कॉलेजियम सलाह दे रही है इसको मानेंगे, लेकिन कोई बहुत अच्छा कारण तो उसे मना भी किया जा सकता है। फिर 1993 का टाइम आया, 1993 का टाइम है, सेकंड जज केस है। सेकंड जज केस में बात हो गई यहाँ पर कि जो परामर्श है ना, कॉलेजियम की शुरुआत की, है ना, इसमें कॉलेजियम सिस्टम को बेहतर से शुरुआत की जाता है। और यहाँ पर जो परामर्श होता है, एडवाइस होता है, उसको वास्तव में सहमति के मामले में माना जाता है। और इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय आगे यह भी क्या कहता है कि सीजीआई की जो व्यक्तिगत राय नहीं होगी, पर्सनल एडवाइस नहीं होगी, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय की जो दो अगर प्रोमिनेंट यहाँ पे जूरिस्ट होंगे, प्लस मतलब बेसिकली 3 लोग यहाँ पे सलाह देंगे, है ना, इसके बारे में यहाँ पे बात होती है। ठीक है, तो सीजीआई की जो सिफारिश है, उसको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी और यहीं पे कोलिजियम जो सिस्टम है उसकी नींव यहाँ पे पड़ जाती है ना, बुनियाद पड़ जाती है। फिर मामला आता है थर्ड जजेस केस का 1998 में। अब 1998 का मामला आता है, उसमें क्या होता है? 1998 में मामला आया तो राष्ट्रपति द्वारा जारी एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, है ना, सलाहकारी शक्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 5 सदस्यीय निकाय कॉलेजों का विस्तार किया। और यहाँ पे बात होती है कि यहाँ पर 1+2 थे, है ना, सेकंड जज केस में। यहाँ पर बात होती है कि 1+4, एक सीजीआई रहेगा और 4 अन्य न्यायाधीश मिलकर जो सलाह देंगे उसको यहाँ पे मानने की बात होगी, और लगभग यहाँ पे उनको मानना पड़ेगा, राष्ट्रपति को अपॉइंटमेंट यहाँ पे उनकी करनी पड़ेगी। उसका कॉलेजियम सिस्टम के बारे में यहाँ पे बात होती है। ठीक है, सरकार हालांकि अगर सिफारिश पर राय मांग सकती है, इसके बारे में यहाँ पे बात हुई। अब अगर हम बात करें
तो इसको लेकर आप देखें फोर्थ जज केस के बारे में आपने सुना होगा कि एनजेएससी की नियुक्ति होती है, नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमेटी के बारे में यहाँ पे बात होती है। इसकी नियुक्ति क्यों की जाती है? इसको इसलिए बनाया जाता है कि जो कॉलेजियम सिस्टम उसको कहीं ना कहीं जो जज के हाथ से छीना जाए, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट की पावर एग्जीक्यूटिव के पास होनी चाहिए। और इसको लेकर 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहाँ पे किया जाता है 2014 में। अब इस अमेंडमेंट का पर्पज ये था कि ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, है ना कहीं जो कार्यपालिका की जो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी, उसको बढ़ाया जाए। और इसमें बेसिकली बात हुई थी कि जो एनजीसी होगा उसमें सीजीआई होंगे, है ना, इसके अलावा दो प्रोमिनेंट जूरिस्ट होंगे, जज होंगे यहाँ पे, है ना, जो जज होंगे यहाँ पे, विधि मंत्री होंगे, लॉ मिनिस्टर होंगे, विधि मंत्री, है ना। इसके अलावा एक 3 सदस्यीय कमेटी बनेगी जिसमें पीएम होंगे, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। उनमें ये तीनों मिलकर 2 पर्सन को यहाँ पे नियुक्त करेंगे, 2 लोगों को यहाँ के अपॉइंट करेंगे। ये बेसिकली ये लोग क्या करेंगे? जजों की नियुक्ति के संबंध में सलाह देंगे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या किया, 2015 में इसे असंवैधानिक माना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। और इसे बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन माना, बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन माना। बेसिक स्ट्रक्चर से केशवानंद भारती बाद में स्टैब्लिश किया गया था, उसको यहाँ पे उल्लंघन माना। और वर्तमान में जो कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से नियुक्ति की जाती है, तो उस संबंध में यहाँ पे हमने आर्टिकल देख लिया। इसी के बारे में यहाँ पे हम थोड़ा सा स्टैटिक इसको नजर डालनी थी। अब हम आगे नजर डालें आगे आर्टिकल में, तो कहीं ना कहीं बात करें माइक्रो फाइनेंस को लेकर। जो आर्टिकल है, माइक्रो फाइनेंस में ऋण बकाया 163% से बढ़कर 43,000 करोड़ रुपए हो गया। इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अब ये क्या है, क्या समस्या आ रही है यहाँ पे, ये थोड़ा सा आपको देखना है। बेसिकली अगर आप देखें माइक्रो फाइनेंस होता क्या? माइक्रो फाइनेंस, अगर उदाहरण के लिए किसी औरत को कोई सब्जी की दुकान खोलनी है, ठेले की दुकान किसी इंसान को खोलना है, तो उसे छोटा ऋण चाहिए होता है। और उस छोटे ऋण की व्यवस्था करने के लिए माइक्रो फाइनेंस को स्टैब्लिश किया गया। अब माइक्रो फाइनेंस स्टैब्लिश तो हो गया, लेकिन उसमें लोन के जो डिफॉल्ट केसेस हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो रिपोर्ट आई है, रेफरेंस अगर हम देखें, CRIF हाई मार्क रिपोर्ट के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि 43,000 करोड़ रुपए की जो ऋण है 90 दिन से ज्यादा के हो गए हैं, जिनके अभी भुगतान अभी नहीं हुआ है। इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अब अगर हम बात करें समस्या कहाँ पे आ रही है, कहीं कहीं ना कहीं अगर आप देखें, जो यहाँ पे कई जगह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऋण प्राप्त कर रहे हैं, जो भी ऋण प्राप्त करता है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, इसके अलावा जो कहीं ना कहीं जो मार्केट में थोड़ा सा अभी मंदी भी चल रही थी, वो सारी समस्या देखने को मिल रही है, जिससे व्यापार प्रतिनिधि देखने को मिल रही है। फिर एसएचजी और जो जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप है, इनके बीच जो लिंकेज है प्रॉपर नहीं दिख रहा है, और कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है। क्रेडिट डिसिप्लिन यहाँ से नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो डिफ़ॉल्ट किए गए ऋण का मूल्य अगर हम देखें, तो ये वर्तमान में 43,000 यहाँ पे करोड़ के आसपास हो गया है, जो कहीं न कहीं एक समस्या यहाँ पे बन रहा है। कि बेसिकली बात थी यहाँ पे, कुछ ऐसा अलग आर्टिकल नहीं था, इसमें कुछ अलग चीज़ नहीं थी जिसे हम यहाँ पे देखें। बेसिकली यहीं पे बात हो रही थी कि माइक्रो फाइनेंस कहीं न कहीं अभी थोड़ा-सा चैलेंज यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। और अगर हम देखें तो 90 दिनों से अगर ज़्यादा हो जाता है, तो कहीं न कहीं उसको मानते हैं कि डाउटफुल हो जाता है, और इसको लेके फिर यहाँ पे कार्रवाई, अगली कार्रवाई भी थोड़ी-सी होती है। अब इसको लेके अब आपको पता है कि एसएचजी को लेकर ये सारी चीज़ें थी, इसमें कुछ नया जानने का ऐसा नहीं है। ठीक है? अगर हम बात करें आगे, अगले आर्टिकल में, भारत में फोरकास्ट सिस्टम देगा अधिक सटीक वर्षा की चेतावनी। अब इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अभी क्या आंकड़ा है, क्या दिक्कत हो, क्या यहाँ पे आईएमडी क्या करेगा अब यहाँ पे, कि माइक्रो लेवल पर यहाँ पे डाटा शेयरिंग स्टार्ट करेगा। क्योंकि पंचायत स्तर पर अगर आप देखें, पंचायत स्तर पर मौसम की जानकारी यहाँ पे प्राप्त हो जाए, तो इससे क्या होगा कि इस पंचायत को, अगर पंचायत स्तर पर प्राप्त होता है, माइक्रो लेवल पर यहाँ पे जानकारी प्राप्त होती है, तो इससे कहीं ना कहीं जो मौसम का प्रोडिक्शन लगाया जा सकेगा, फसल का जो नुकसान है उसको कम किया जा सकेगा। तो बहुत सारे जो कहते हैं कृषि संबंधी जो चुनौतियां हैं, उनको यहाँ पे कम किया जा सकेगा। ये बेसिकली यहाँ पे आर्टिकल बात कर रहा है, और आईएमडी इसको यहाँ पे डेवलप करने का प्रयास कर रहा है। आईएमडी यहाँ पर आईआईटीएम बेसिकली जो इंडियन ट्रॉपिकल अगर आप देखें इंस्टीट्यूशन है, उसको लेके यहाँ पे काम कर रहा है पुणे द्वारा। तो बेसिकली आईएमडी किसके साथ यहाँ पे काम कर रहा है? आईएमडी आईआईटीएम टीएम पुणे के साथ मिलकर इसमें काम कर रहा है। और इसमें बेसिकली जो मॉडल रिजोल्यूशन प्रेजेंट में है, उसके अंतर्गत जो मेजर किया जाता है 12 बाई 12 के आधार पर, इसको किलोमीटर के आधार पर मेजर किया जाता है, और इसको 2 बाई 2 के आधार पर अब किया जाएगा। ठीक है? इससे क्या होगा, जो हाई क्वालिटी की जो डाटा सिमुलेशन टेक्निक है उसका उपयोग किया जाएगा, जिससे कहीं न कहीं जो इसकी रिलायबिलिटी है उसमें भी सुधार होगा। बेहतर पहुँच हो पाएगी लोगों की मौसम संबंधी जानकारी के संबंध में। ये बेसिकली यहाँ पे बात कर रहा है। आईएमडी के बारे में बात करें, आईएमडी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं। तो आईएमडी को 1875 में स्टैब्लिश किया गया था। फर्स्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट के रूप में इसको इंडिया में स्टैब्लिश किया गया था। और अगर हम बात करें, इट इज़ द नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस ऑफ इंडिया एंड प्रिंसिपल गवर्नेंस एजेंसी इन ऑल मैटर रिलेटेड टू मेट्रोलॉजी एंड
अलाइड सब्जेक्ट्स तो बेसिकली जो भी मेट्रोलॉजी के अलाइड सब्जेक्ट्स हैं उसको लेकर यहाँ पे आप बात करेंगे तो एक प्रिंसिपल बॉडी है यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंतर्गत काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंतर्गत तो कभी कभी मिनिस्ट्री पूछ देता है तो इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे याद रखें, जो मौसम संबंधी पूर्वानुमान के बारे में जानकारी देती है। आप आगे आर्टिकल की तरफ पढ़ेंगे। अब बात करेंगे ट्रम्प का जो स्टेटमेंट है उसको लेके। ट्रम्प का स्टेटमेंट बेसिकली यह कहना चाह रहा है, इसको आप देखें, देखिए ना तो ये प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है अभी, और मेंस में भी कुछ खास यहाँ पे पॉइंट नहीं है। आईआर का इशू है, अगर आप देखें जीएस पेपर 2 आईआर का पॉइंट है ना। तो इसमें कुछ हम यहाँ पे चर्चा ही कर लेते हैं कि यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है कि ट्रम्प की और पुतिन की। ट्रम्प ने भी एक स्टेटमेंट दिया, उसमें उन्होंने कहा कि जो पुतिन है कहीं ना कहीं यहाँ पे पागल हो गए हैं। और बेसिकली ऐसा उन्होंने इसलिए बोला कि जो वॉर है उसको और एक्सेलेरेट कर रहे हैं, डिप्लोमेसी को ध्यान नहीं दे रहा, डिप्लोमेटिकली इसको हैंडल करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, ऐसा उनका मानना है। साथ ही उन्होंने जेलेंस्की के बारे में भी बोला कि जेलेंस्की कहीं ना कहीं कृतज्ञता जो यूएस को लेके है वो नहीं दिखा रहे हैं कि यूएस ने काफ़ी हेल्प की, इतने सारे टैंक्स प्रोवाइड किए, जिसकी मदद से अगर देखें तो यूएस रशिया जैसी पावर के सामने यूक्रेन खड़ा हो पाया है। तो इस संबंध में अगर आप देखें ट्रम्प का ऐसा मानना है कि जो जो जेलेंस्की है वो कुछ कृतज्ञ नहीं। इस संबंध में बेसिकली बात थी, कुछ प्रीलिम्स और मेंस का इंपॉर्टेंट नहीं था पॉइंट यहाँ पे, जिसको हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगले आर्टिकल की तरफ हम बढ़ेंगे और बात करेंगे इसके बारे में बात करेंगे, मेंडल के मॉडल के रहस्य का समाधान। हम्म, give me a second। मेंडल के बारे में आपको पता होगा कि जो मेंडल थे उन्होंने एक थ्योरी दी थी उसके बारे में, तो थोड़ा मेंडल के बारे में थोड़ा जान लें यहाँ पे। तो मेंडल जो 1856 से 63 के बीच में मटर संबंधी उन्होंने रिसर्च की थी और उस पर उन्हें थ्योरी दी थी, खासकर जेनेटिक वेरिएशंस को लेकर। ठीक है। अब उन्हें जेनेटिक्स का जनक भी बेसिकली कहा जाता है। और उन्होंने इस दौरान डोमिनेंट और रिसेसिव लक्षणों को उन्होंने बताया कि कौन सी अगली पीढ़ी में जो लक्षण है वो डोमिनेंट होंगे, कौन से रिसेसिव होंगे, इसके बारे में उन्होंने बताया था। और उन्होंने 7 लक्षणों की सूची दी थी। 7 लक्षणों की मटर के संबंध में सूची दी, जिसमें बीज का आकार के संबंध में कैसा आकार होगा, कैसा रंग होगा, उसका फूल का क्या रंग होगा, फली का आकार क्या होगा, उसकी कंडीशन क्या होगी, ऊंचाई क्या होगी पौधे की, इसके बारे में यहाँ पे उन्होंने बताया था। और उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसमें अगर आप देखेंगे 3:1 एंड 9:3:3:1 के बारे में बताया था, अगर जीन लिंकेज से जो संबंधित था। अगर हम बात करें 2024 में भी क्या हुआ, अभी क्या डेवलपमेंट हुआ है, तो अभी अगर आप देखें 453 टाइप के जो मटर हैं, पी हैं, 453 टाइप के जो मटर हैं उनका जीनोम सिक्वेंसिंग किया गया। जीनोम सिक्वेंसिंग किया। अब इस सीक्वेंसी में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो मंडल के जो थ्रेड्स थे, जो मंडल का सिद्धांत है, किसी में प्रॉपरली कुछ भी प्रॉपरली नहीं पाया गया। इस संबंध में यहाँ पे बात आई है। ठीक है। अब लिंकेज जीन्स पे कहीं ना कहीं ये समस्या यहाँ पे देखने को जा रही है। इस वजह से अगर आप देखिए ये वाला आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश हुआ। अगर हम बात करें यहाँ पर तो वैज्ञानिकों ने 160 साल बाद यह स्पष्ट कर पाया कि कुछ जो जीन है ना, कुछ जेनेटिक जो लक्षण होते हैं, मेंडल द्वारा जो सिद्धांत बताया गया है उसको फॉलो नहीं करते, कुछ सेपरेट टाइप के यहाँ पे लक्षण होते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे बात थी कि मेंडल ने जो 7 लक्षण बताए थे कि इनको फॉलो किया जाएगा जेनेटिक्स वेरिएशन में, या जो जब भी आगे की जो पीढ़ी उसमें ट्रांसफर होगा। लेकिन उसमें उन्होंने बताया कि हाँ ठीक है, कुछ तो होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 100% जो अगर आप देखें जो लक्षण अगली पीढ़ी में तो पूर्व की जो पीढ़ी से फॉलो किए जाते हैं। कुछ हम यहाँ पे देखें, कुछ अन्य अनुपातों को भी यहाँ पे मेजर किया है, तो उस संबंध में यहाँ पे आर्टिकल था। तो कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी रिसर्च का मामला है, इस संबंध में बातें यहाँ पे थी वो हमने यहाँ पे देख ली। अगला आर्टिकल मेंस का हम पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे देखेंगे और नजर डालेंगे कि आखिर क्या कहना चाहता है। मेंस पे आर्टिकल पर हम नजर डालें तो यहाँ पे आप पाएंगे ये जो मामला है ये बात कर रहा है गर्भावस्था से पहले एनीमिया की समस्या। आपको पता है कि महिलाओं में एनीमिया बहुत बड़ी समस्या है, रक्त अल्पता या रक्त की कमी या हीमोग्लोबिन की जो कमी है उसको बेसिकली एनीमिया से काउंट किया जाता है। अगर हम प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखें तो नेशनल फैमिली हेल्थ जो सर्वे है वो क्या बात कर रहा है, वो बताता है कि 2000 जो 19-20 में तो लगभग 57% जो वुमेन है वो एनेमिक है, जिनमें कहीं न कहीं रक्त की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी बताई देती है। और ये जो आंकड़ा है ऐसा नहीं है कि कम हुआ है। एनएफएसएस जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे था, जो इससे पहले हुआ था, उसमें बेसिकली आंकड़ा ये आया था कि 53% जो महिलाएँ हैं उनमें रक्त की कमी है, और अभी जो 4% और बढ़ गया है, तो 57% के आसपास महिलाओं में रक्त की कमियाँ हैं। अब उसमें भी अगर देखें जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं या किशोर लड़कियाँ जिनको बोला जाता है, वो 15 से 19 वर्ष की आती हैं। उनमें अगर आप देखेंगे तो 60% लड़कियों में एनीमिया या रक्त की कमी यहाँ पे बता बात हो रही है। जिसका मेजर कॉज क्या है, आप कारण पर अगर नजर डालें तो आप पाएंगे यहाँ पे सबसे बड़ा कारण क्या है कि आयरन की कमी यहाँ पे है। आयरन डेफिशिएंसी दिखाई देती है। फिर खान पान में न्यूट्रिशंस का ना होना, प्रॉपर दाल का, प्रॉपर प्रोटीन का, विटामिन का ना होना।
फिर उसके अलावा जो मेंस्ट्रुएशन है, जिससे क्या होता है कि अगर आप देखें पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, ब्लड ज़्यादा रक्तस्राव ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, वीकनेस पूरे मंथ बनी रहती है और जो रक्त की कमी यहाँ पे बनी रहती है। इसके अलावा जल्दी विवाह हो जाना, जल्दी शादी हो जाने से बार बार क्या होता है कि बार बार अगर वो गर्भ धारण कर रही है, बार बार प्रेगनेंसी हो रही है, इस वजह से अगर आप देखेंगे तो जो ब्लड है वो टिक नहीं पाता बॉडी में, तो ये भी एनीमिया की कमी को बताता है। साथ ही पेट में या स्टमक में रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती है, या फूड में अगर आप देखें फूड पॉइजनिंग वगैरह कोई प्रॉब्लम होती है, इससे अगर पेट में कीड़े या कोई कोई इन्फेक्शन हो जाता है, इस वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ सोशल कॉज है, जैसे पॉवर्टी है, अनएजुकेटेड अगर हम देखें एजुकेशन में कमी है, साथ ही अगर आप देखें थकान है, कमजोरी है, ज़्यादा काम का होना। इसके अलावा जो आईएमडी या आईएमटी अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन सारी समस्याओं की वजह से यहाँ पे ये देखने को मिला। इस संबंध में बेसिकली यहाँ पे आंकड़ा था। अगर हम बात करें यहाँ पर, यहाँ पर सरकार, ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं, ये सारी समस्या देखने को मिली, लेकिन सरकार क्या करे, क्या सरकार कोई ऐसे स्टेप्स उठा रही है? तो यहाँ पे हम सरकार के कदम देखेंगे। सरकार कदम में आप देखेंगे यहाँ पे नज़र डालने की जरूरत है, जो पोषण अभियान सरकार चला रही है। पोषण अभियान, जो सरकार प्रयास कर रही है कि जो पोषण स्तर उसको यहाँ पे सुधारा जाए। एनीमिया मुक्त भारत सरकार यहाँ पे एक पहल लेके आई है 2022 में। और सरकार का प्रयास था कि हर साल अगर देखिए 3% के आसपास जो एनीमिया की जो समस्या है उसको कम करने का प्रयास था। इसके अलावा जो गर्ल्स हैं और जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पे एनेमिक फोलिक एसिड, आयरन फोलिक एसिड जो टेबलेट होती है उसको भी बांटने की यहाँ पे पहल की जाती है आंगनबाड़ी द्वारा या अन्य पहल द्वारा। नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव की भी शुरुआत की गई है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए मिड डे मील मिलता है स्कूल्स में, जिससे जो एडोलसेंट गर्ल हैं उनको लेके जो फूड की समस्या होती है, जो आयरन युक्त फूड उन्हें मिल पाए, इसलिए यहाँ पे प्रयास किया गया है। और जो महिलाएं जो बच्चे को जन्म देती हैं उनके संबंध में जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। जननी सुरक्षा योजना, जिसमें जो महिलाएं हैं जिन्हें बच्चे जन्म देते हैं उन्हें जननी कहा जाता है, और उनकी सुरक्षा के लिए गर्भावस्था के दौरान उनको कुछ पैसे दिए जाते हैं, जिससे जो विटामिन की कमी है उसको, विटामिन या प्रोटीन डिफिशियंसी है उसको वहाँ पे कमी कर पाएँ या उसको यहाँ पे भरपाई कर पाएँ, इसके बारे में यहाँ पे बात होती है। सजेशंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे बायो फोर्टिफाइड जो राइस है, साथ ही हरी सब्जियां हैं, गुड़, दाल, मछली, इस सब के सेवन की यहाँ पे बात होती है कि इनका यहाँ सेवन बढ़ाना चाहिए। स्कूल आंगनबाड़ी के माध्यम से टैबलेट्स को यहाँ पे बांटना चाहिए। स्क्रीनिंग की जानी चाहिए, नियमित यहाँ पे जांच होनी चाहिए, स्वास्थ्य संबंधी जो इनिशिएटिव्स को यहाँ पे बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है, ये यहाँ पे बात कर रहा है। फिर आज का जो लास्ट आर्टिकल उसके बारे में हम देखेंगे। दो आर्टिकल है बेसिकली यहाँ पे। तो जो पहला आर्टिकल उसके बारे में तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख लिया, मानसून के बावजूद गर्मी सुरक्षा पर। लेकिन जो ये स्वतंत्रता संबंध में आर्टिकल, इसको भी जल्दी से हम यहाँ पे देख लेते हैं। 2024 में एक जज थे, उनकी सेवानिवृत्ति हुई है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस ओका। उन्होंने भारतीय जो जुडिशल सिस्टम है उसमें जो खासतौर पर सिविल्स राइट है, सिविल्स फ्रीडम है, उसके समर्थन में, जमानत के पक्ष में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को रक्षा करने में उन्होंने काफी यहाँ पे योगदान दिया है। अब इनका योगदान अगर आप देखें तो बेसिकली चर्चा का विषय ये है कि जमानत और स्वतंत्रता का सिद्धांत उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि जो जेल है वो एक्सेप्शन होना चाहिए, रूल बेल होना चाहिए, है ना। बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन, इसकी बात उन्होंने की। और इसके बारे में आप देखेंगे एक मामला आया था, इस मामले में शेख शेख जाहिद मुख्तार बनाम महाराष्ट्र मामला था। इसमें अगर आप देखें, बीफ रखने मात्र से जो गिरफ्तारी की गई थी महाराष्ट्र सरकार द्वारा, उसको यहाँ पे इलीगल उन्होंने ठहराया, कहा कि सिर्फ रखने मात्र से आप किसी को यहाँ पे गिरफ्तार नहीं कर सकते। इसके अलावा जावेद अंसारी के मामले में आप देखेंगे, जावेद अंसारी अंसारी के मामले जो यूएपीए था, उसके तहत जमानत से इंकार जो किया गया था उसको उन्होंने अनुचित ठहराया था 2024 में ही। इसके अलावा एक धारा है, धारा 153 के बारे में आपने सुना होगा शायद, 53 आईपीसी। उसमें अगर हम बात करें, उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति का वक्तव्य का उद्देश्य हिंसा नहीं है तो यह अपराध नहीं है। और उन्होंने जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है उसको लेके जो कहीं ना कहीं जो फ्रीडम है उसको यहाँ पे इन्होंने दोहराया है। इसके अलावा अगर हम पुराने इनके फैसलों पर नजर डालें तो राइट टू एजुकेशन को लेके इन्होंने कर्नाटक में काफी काफी प्रभावी डिसीजन दिए, खासतौर पर जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसमें शिक्षा को जो बढ़ावा देने को लेकर। फिर हम देखें प्रयागराज विध्वंस मामला, कानून के ऊपर कोई नहीं, ऐसा उन्होंने बेसिकली बात की। ये सारी बात की अनुच्छेद 21 के बारे में यहाँ पे बात की। तो मेन संबंधित कुछ ज़्यादा पॉइंट तो नहीं थे यहाँ पे, लेकिन जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है ना, जुडिशियल कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो अच्छे कार्य हैं खासतौर जुडिशरी द्वारा, जिनको फंडामेंटल राइट को प्रिजर्व करने की बात हो, लॉ रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करने की बात हो, इस दिशा में इनके जो कदम काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे दिखाई देते हैं। लास्ट आर्टिकल आज बात करेंगे, मानसून के बावजूद गर्मी से सुरक्षा बना रहे, ध्यान, इस संबंध में बेसिकली बात यहाँ पे हो रही है। अगर देखिए हाल में जो भारत 2047 में
एक एक आंकड़ा ये है कि 2047 के संबंध में है। तो एक सम्मेलन हुआ, उसके दौरान विशेषज्ञों ने इस बात पर बल दिया कि जो मानसून है, इसके दौरान जो हेट स्टेट्स का जो खतरा है वो कम नहीं होता है। जलवायु जो परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज, इसके चलते जो मौसम है, इसके राहत अभी नई स्वास्थ्य चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। बेसिकली अगर मौसम पहले आ जाता है तो जो बारिश पहले आने से भी बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ पे दिखाई देते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। एक तो हीट रेजिलियंस भले आम हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे देखें जो जो मलेरिया जैसे डिसीजेस हैं, मच्छर संबंधी जो रोग हैं, साफ सफाई से संबंधित जो रोग हैं, उनकी यहाँ पे समस्या लगातार यहाँ पे बढ़ती जाएगी। जो संक्रामक रोग हैं, उनकी यहाँ पे समस्या यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इस संबंध में यहाँ पर बात भी हुई है कि इसमें 2022 में जो नेशनल हीट एक्शन प्लान है, उसमें राज्यों को स्थानीय स्तर पर रणनीति बनाने की बात हुई है। साथ ही एनडीएमए जो गाइडलाइन है, उसके संबंध में बात हुई है कि जो गर्मी सुरक्षा है, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अलर्ट किया जाए, अलर्ट सिस्टम को बेहतर किया जाए, बेहतर कोऑर्डिनेशन किया जाए। साथ ही अगर आप देखें आईपीसीसी की जो रिपोर्ट है ईआरसी 6, उसमें दक्षिण एशिया में जो हीट वेव की जो चैलेंज है, उसके बारे में भी यहाँ पे बात हुई थी। ये बेसिकली जो आर्टिकल था, बेसिकली ये बात कर रहा था कि मानसून के बावजूद अगर हम देखें जो आ रहा है मानसून से, हो सकता है कि पानी यहाँ पे ज़्यादा बरसने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि एल नीनो का जो प्रभाव इस बार कम रहेगा, ला नीना बेहतर स्थिति में है। इस वजह से बारिश हो सकती है, लेकिन उसके जो रोग हैं, उसके जो चैलेंजेज है ना, वर्षा संबंधी जो रोग है, उनकी यहाँ पे समस्या देखने को मिल रही है, उसके संबंध में भी हम प्रयास करने की आवश्यकता है। तो आज के आर्टिकल में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।